साथियों नमस्कार। साथियों मैं रणविजय यादव। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से किया जाए, कौन-कौन सी रणनीतियाँ अपनाया जाए, कौन-कौन से पुस्तकों का अनुसरण किया जाए, अपने दिनचर्या में कितने समय पढ़ाई के लिए निर्धारित किया जाए, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो मुख्य रूप से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ज़्यादा यह वीडियो सूटेबल है। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब हम बात कर रहे हैं तो कई एग्ज़ामों की एक साथ हम चर्चा कर रहे हैं। एसएससी हो या रेलवे हो, ईएसआईसी हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, डीआरडीओ, इन सभी एग्ज़ामों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि इन सभी एग्ज़ामों के जो सिलेबस होते हैं वो कॉमन होते हैं। मैथ, रीजनिंग जीएस और इंग्लिश, ये 4 सेक्टर है। इन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक तैयारी है, वो लगभग समान ही होता है। इसीलिए हम ये हम इन सभी बिंदुओं पर एक-एक साथ बारी-बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारी मैथ की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। देखिए, मैथ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप को कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर कर लेना हो चाहिए। जैसे कि आपको 15 से लेके 29 तक का पहाड़ा आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, पूरा फ्लुएंसी के साथ याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम उन चीज़ों को गुणा करके, कॉपी पर गुणा करके लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दिमाग में तुरंत ही वो फट सा याद आना चाहिए। ऐसा करने से आपको फ़ायदा यह होगा कि आपका कैलकुलेशन फ़ास्ट होगा और एक्यूरेसी के साथ होगा। तो 15 से लेकर 29 तक का पहाड़ा तो आपको फ्लुएंटली याद होना चाहिए। उसके बाद आपको 1 से लेकर 50 तक का जो स्क्वायर है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक है, ये भी, इसका क्यूब भी आपको याद कर लेना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इन बेसिक चीज़ों से ज़रूर ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को प्रभावित करती है। यदि ये चीज़ें आप कर कर रखे होते हैं तो आपको आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ता चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि मैथ की किताब के लिए हमें किन पुस्तक का अनुसरण करना चाहिए। कि मैथ की किताब के लिए हमें कोई भी एक पुस्तक ले लेना चाहिए, या तो आर.एस. उग्रवाल हो, किरण हो, या राकेश यादव की कोई, इन तीनों कोई भी एक पुस्तक का हमें अनुसरण कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक पुस्तक बहुत बड़ी, कोई भी एक पुस्तक का अनुसरण कर लेना चाहिए। और हम मुख्यतः राकेश यादव का ही पुस्तक का आपको सजेस्ट करेंगे, उसका अनुसरण करना चाहिए। और उसमें उसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए कि आप 6 से 8 महीना तक, कम से कम 6 से 8 महीना आप उस पुस्तक को 2 से 3 बार बना जाएँ। 6 से 8 महीना तक कोई भी मैथ की पुस्तक को 2 से 3 बार आप बना जाइए। आपको जब प्रथम बार आप जब इसको बनाएँगे, कोई भी पुस्तक, मैथ की कोई भी पुस्तक को प्रथम बार बनाएँगे, तो थोड़ा-सा आपको ऑकवर्ड फ़ील होगा, थोड़ा-सा आपको बेचैनी होगा, अनईज़ी महसूस करेंगे, चूँकि जो हिसाब नहीं बनेगी, तो थोड़ा-सा घबराहट महसूस होगी, फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। यदि आपको खुद से वो सवाल नहीं बन रहे, तो जो आप उनका सॉल्यूशन पार्ट से उस चीज़ को समझिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, और जिस तरह से वहाँ समझाया हुआ है, जिस तरह से वो कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप लिखा गया, आप भी उसी तरह कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिख कर समझें। और और जो मुख्य-मुख्य पॉइंट होते हैं जो मैथ के टॉपिक के, उसको आप एक नोटबुक में नोट करते चले जाएँ, और आगे भी बढ़ें और पीछे का भी आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते जाएँ और पीछे भूलते जाएँ, ऐसा नहीं, आगे भी बढ़ते जाएँ और पीछे का भी हमारा रिवीजन होते चले जाए। हम इस तरह से को अपना रूटीन फिट करें कि आगे भी बढ़ें और पीछे का भी रिवीजन साथ-साथ में चलते जाए। तो आप 2 से 3 बार मैथ की पुस्तक को बनाइए, और 6 से 8 महीना में 2 से 3 बार उसको बनाकर ख़त्म कर डालिए। जब आप पुस्तक 2 से 3 बार आप उस पुस्तक को ख़त्म कर लेते हैं, तब फिर आप सेट प्रैक्टिस में चला जाइए। सेट प्रैक्टिस में 50 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का, जो भी सेट प्रैक्टिस हो। अब अब चूँकि 100 क्वेश्चन का तो परीक्षा किसी का रहा नहीं मैथ में, मैक्सिमम 50 ही रहते हैं। 50 या 25 इसी तरह का ही अब क्वेश्चन का नंबर रहता है, 50 या 25 का ही क्वेश्चन रहता है। तो 50 नंबर का जो भी है, एसएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन गाइड है, क्वेश्चन बैंक है, उसको आप ले लें, और कम से कम एक दिन में 50 से 100 क्वेश्चन, अर्थात 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट ज़रूर बनाएँ। जब मैथ पूरा आपका कंप्लीट हो गया है, तो फिर मैथ की उस पुस्तक को आप
साइड में रख दीजिए। अब आप सेट प्रैक्टिस पर आ जाइए, और सेट प्रैक्टिस से माध्यम से आप रिवीजन कीजिए, अपना एक्यूरेसी बढ़ाइए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए। जब आप शुरुआत में जब सेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप आधे 25 क्वेश्चन का कोई सेट बना रहे हैं, तब उसके लिए शुरुआत में 40 मिनट का समय रख लें। तो कम से कम इस तरह से 5-6 सेट अगर आप करते चले जाएंगे, 5-6 सेट कर लेंगे 40-40, फिर 40 मिनट का, फिर आप जो है सो आगे जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं तो आप फिर समय को थोड़ा कम करते जाइए। 25 क्वेश्चन है तो 35 मिनट, 25 क्वेश्चन है तो फिर 30 मिनट, इस तरह से करते चले जाइए। और एक ही सेट को आप जो है सो उसको भी 2-3 टाइम प्रयास बना डालिए। 2-3 टाइम बनाने से आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और सब रिवीजन होता चला जाएगा। एक ही समय में एक ही प्लेटफॉर्म पर 3 चीज़ें एक साथ हो रहा है, आपकी स्पीड भी वो बढ़ती जा रही है, एक्यूरेसी भी बढ़ती जा रही है और रिवीजन भी होती जा रहा है। कुछ चीज़ें जो आप वो आपके मैथ के जो बुक है वो भूल गए हैं, तो बीच बीच में उसको भी देखा करें। ठीक है, इस तरह से आप मैथ की तैयारी 6 से 8 महीना में किताब की पुस्तक से 2-3 टाइम बनाइए और फिर सेट की प्रैक्टिस करें। सेट की प्रैक्टिस तो आप अनवरत मतलब करते रहिए, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक सेट की प्रैक्टिस करते रहिए। किताब छोड़ दीजिए, किताब एक बार बना लिए 2 से 3 बार, उसके बाद जो है सो सीधे सेट प्रैक्टिस में आ जाए। सेट प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया आप ग्रुप सेट प्रैक्टिस कीजिए, 4 या 5 लड़कों के बीच में सेट प्रैक्टिस कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप में एक कंपटीशन की भावना रहेगी, आप हमेशा कॉम्पिटिटिव माहौल में रहेंगे और आपको सीखने की ज़्यादा ललक रहेगी, आपको अपनों के बीच में ज़्यादा अच्छा करने की ललक रहेगी। इसलिए आपका भूख खत्म नहीं होगा, आपको कभी आलस नहीं आएगा, आपको कभी बोरिंग नहीं होगा, आप में हमेशा रोचकता बनी रहेगी। इसीलिए आप ग्रुप में अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। इसी तरह रीजनिंग का जो तैयारी करने का तरीका है, सेम यही स्ट्रेटजी है। आप रीजनिंग का कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए और 5 से 6 महीने में रीजनिंग को, उस पुस्तक को 2 बार बना डालिए, 2 से 3 बार बना डालिए, मैक्सिमम 6 महीना में 2 से 3 बार बना डालिए। आपको मैथ से रीजनिंग की तैयारी करने में कम समय लगेगा। मैथ से रीजनिंग हल्का ही है, और जिनका मैथ अच्छा रहेगा उनका रीजनिंग भी अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों का आईक्यू एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 6 महीना आप कोई भी एक रीजनिंग की पुस्तक पकड़ लें, 2 से 3 बार उसको बना डालें। रीजनिंग के लिए एक दो चीज़ें बेसिक है कि आप जो अल्फ़ाबेटिकली जो होते हैं, ए से जेड तक कौन किस स्थान पर आता है, टी किस स्थान पर है, आर किस स्थान पर, इसको आप बिगिनिंग में ही इसको आप ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये जब याद रहेंगे तो आपको कम से कम इससे आपको 3 से 5 क्वेश्चन इससे सवाल जरूर होंगे। अगर 25 क्वेश्चन का कोई परीक्षा है तो कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन इससे जरूर होंगे। तो केवल केवल क्रम के स्थान पर कौन किस क्रम पर, ए टू जेड कौन किस क्रम, आरोही का भी रख लीजिए और अवरोही के आगे का भी और पीछे का भी। पी का विपरीत में कौन सा आएगा, आर के विपरीत में कौन सा आएगा, ये सब आप याद कर लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं, तो आपको 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाने में सहयोग करेगा। इसको याद करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये तो 2 या 3 दिन की ही चीज़ है। 2 या 3 दिन की ही चीज़ अगर 2 या 3 दिन रेगुलर करके सोचेंगे, तो 2 या 3 दिन में ही आधा घंटा करके ही सोचेंगे, 5 से 10 मिनट करके ही सोचेंगे तो याद हो जाएगा। इसको याद करने की बहुत बड़ा स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा संघर्ष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से आप रीजनिंग की तैयारी कर लीजिए। और रीजनिंग की तैयारी जब आपका एक बुक पूरा हो चुका है, आप 3 बार उसको 2 से 3 बार बना लिए होते, तो फिर इसका भी आप सेट प्रैक्टिस में चले जाइए। और सेट प्रैक्टिस उसी तरह से कीजिए जिस तरह से मैथ का कर रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा सा समय ज़्यादा लीजिए, फिर धीरे धीरे जब आप 5-10 सेट आगे बना लेते हैं तो फिर आप जो है सो समय को कम करते जाइए। थोड़ा सा शुरुआत में समय ज़्यादा लीजिए, फिर बाद में समय को कम करते जाइए। इससे फ़ायदा होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। और मैथ और रीजनिंग को इस तरह से वर्क कर लीजिए, इतना ठोस कर लीजिए, आपका फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि ये कम से कम किसी भी परीक्षा का हम 80% मैथ और रीजनिंग बना करें। क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपका अच्छा रहेगा तो निश्चित ही आपका रिजल्ट किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जीएस का। जीएस के लिए भी कोई भी एक वन लाइनर जीएस का जो बुक है उसका आप अनुसरण कीजिए। जैसे लुसेंट है तो लुसेंट को ही लीजिए, और टॉपिक बाय टॉपिक इसको अभी 5 से 6 महीना में आप इसे भी ख़त्म कर डालिए।
ठीक है, 5 से 6 महीना में इसे भी ख़त्म कर डालिए। और इसका जो है ग्रुप में क्यूज कीजिए, रोज़ एक टॉपिक निर्धारित कर लीजिए कि आप तो हिस्ट्री पढ़ना है, या हिस्ट्री के 10 पेज पढ़ना है, या ज्योग्राफी के 10 पेज पढ़ना है। अपने हिसाब से जो आपके ग्रुप के लोग हैं उसमें एक समन्वय बना के कीजिए, ग्रुपिंग कीजिए, क्यूज कीजिए। और जो है सो इसका भी आप जब एक बार लुसेंट खरीद ख़त्म कर लेते हैं तो फिर रिवीजन करते रहे। देखिए, रिवीजन का काम जीएस में छूटना नहीं चाहिए। जिस तरह से आप सेट बना के मैथ और रीजनिंग का रिवीजन कर रहे हैं, उसी तरह से इसका भी रिवीजन करते रहिए। लुसेंट को रेगुलर जो है सो करते रहिए, आगे भी बढ़ते जाइए, पीछे भी पढ़ते रहिए, उनका स्मरण करते जाइए। एक समय ऐसा होगा कि जब पूरा आप ख़त्म कर चुके होंगे तो फिर जो है सो अपना टॉपिक निर्धारण का, हिस्ट्री पढ़ के आना है, आज ज्योग्राफी पूरा पढ़ लेना है। सप्ताह बाय सप्ताह इस तरह से आप एक रूटीन बना लीजिए सप्ताह में कि आज सोमवार को हिस्ट्री पढ़ना है, मंडे को ट्यूसडे को ज्योग्राफी पढ़ना है, वेडनेसडे को सिविक्स पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। इस तरह से आप एक बना लीजिए रूटीन। और इसका भी आप अति संभव है 2-4 लड़कों के बीच में क्यूज कीजिए, या तो फिर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो भी एसएससी के एग्ज़ाम हो या कोई और भी क्वेश्चन बैंक हो, उनके क्वेश्चन लेके आप इसका जो है सो सेट बनाइए। तो इस तरह से आप जीएस की तैयारी करिए। और उसके बाद फिर है एक इंग्लिश, जो कि सबसे आफत वाला चीज़ यही है इंग्लिश। हम बिहारियों के लिए, या किसी भी जो हिंदी बैकग्राउंड के जो लड़के हैं, जिनका सीखने और समझने और बोलने का मुख्य भाषा हिंदी रहा है, तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। इसको तैयारी करना और इसकी अच्छी तैयारी करना और कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करना, आप थोड़ा सा कितना भी पढ़े, इसका कॉन्सेप्ट मन में धुंधला बना ही रहता है। आपको मैथ और रीजनिंग जैसा इसका कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं होता, कब वर्ब नाउन बन जाएगा, कब नाउन प्रोनाउन बन जाएगा। ग्रामर की बात जी इसमें ऐसा है कि हमेशा धुंधला दिमाग में रहता ही, धुंधलापन इसका कॉन्सेप्ट में रहता ही। हालांकि इंग्लिश में कुछ बेसिक चीज़ें जो कर लेना चाहिए। वोकैब, यदि आप वोकैब कर लेते हैं, वोकैब मीन्स जो वर्ड मीनिंग है उसको आप कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको यदि एसएससी से 25 क्वेश्चन है या किसी और एग्ज़ाम से कुछ, तो आप मान के चलिए 30 से 40% तो वोकैब से ही आपको रहते हैं क्वेश्चन। मतलब कि जितना उसका क्वेश्चन है उसमें से एक भाग जो है सो वोकैब से ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आप वोकैब कर लेते हैं तो आपको एंटो, साइनो, स्पेलिंग एरर, ये 3-4 चीज़ें जो है सो अपने आप, मतलब उससे एक से ही ये 3-4 चीज़ें होती चली जाती है। वोकैब के लिए सबसे बढ़िया बुक जो है एच.सी. हार्डविक। कुल मिला के इसके 6 वॉल्यूम हैं, एक इंट्रोडक्टरी है और 5 अन्य वॉल्यूम है, कुल मिला के 6। और एक वॉल्यूम में 18 लेसन है और एक लेसन में 18 मीनिंग है। कुल मिला के 6 वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम में 18 लेसन है और एक लेसन में 18 वर्ड है। ये आपको मार्केट में विथ सॉल्यूशन वाला भी मिल जाएगा, या तो आप खुद से इसका वर्ड का मीनिंग खोजना चाहते हैं ऑक्सफोर्ड से या फिर साहनी की डिक्शनरी से, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से खोज कर आप इसका मीनिंग लिखना चाहते हैं या एक नोटबुक बनाना चाहते हैं तो बढ़िया होगा, क्योंकि वैसा करने से आपको एक साइनो भी तैयार होते चला जाता है और साथ साथ में इंटो भी तैयार होते चला जाता है। आप एक वर्ड का एक ही मीनिंग समझिए, जब ये धीरे धीरे संख्या में बढ़ते चला जाएगा तो आपको खुद ही साइनो और इंटो, हिनोनिमस, स्पेलिंग्स खुद ही ये आपका स्ट्रांग होते चले जाएगा। तो ये जो सेक्टर है, वोकैब जो सेक्टर है, इससे आप एक बुक से आप 10 से 12 नंबर आप ला सकते हैं। मतलब कि जितना उसमें संख्या है उसका एक भाग तो आप इसका ज़रूर सोल्व कर सकते हैं इस बुक से, अच्छी हार्डवेयर के बुक से। अब इसके बाद फिर क्या है कि यदि आपको इंग्लिश अच्छा करना है तो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ना होगा। शुरुआत में तो आप पहले वोकैब कर लीजिए, वोकैब, एडम्स एंड फ्रेज, ये तो 2 से 3 महीना आप पहले ही कीजिए। वोकैब एंड एडम्स एंड फ्रेज 2 से 3 महीना, 3 महीना तक कम से कम वोकैब एंड एडम्स फ्रेज यही कीजिए।
इंग्लिश पेपर लेते हैं तो साथ साथ में इसके साथ इंग्लिश पेपर भी आधा घंटा रोज़ पढ़िए। शुरुआत में आप इंग्लिश पेपर को, जिनका बैकग्राउंड हिंदी का है, वो शुरुआत में इंग्लिश को समझ नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा ही समझ सकते हैं, चूँकि उस वक्त ना तो आपका वोकैब मजबूत है, ना एडम्स फ्रेज मजबूत है, तो समझना मुश्किल हो जाता है। तो आप शुरुआत में जो है सो केवल पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि पढ़ने की भी आदत, आपको पढ़ने में ही बोरिंग लगेगा। तो पढ़ने की आदत डालिए, सबसे पहले 1-2 महीने तक केवल पढ़ने ही की ही आदत डालिए, आधा का आधा घंटा करके ही पढ़ने की आदत डालिए। आप एक पेपर ले लीजिए, उसी को 3 दिन पढ़िए, सप्ताह में 2 ही पेपर लीजिए, और पेपर लीजिए भी तो द हिंदू लीजिए। द हिंदू से बढ़िया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई न्यूज़पेपर नहीं है। ठीक, जब 2-3 महीना गुजर जाएगा तो आप थोड़ा बहुत इसको समझने लगेंगे, क्योंकि आपका वोकैब और एटम्स ऑफ फ्रेज का कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा, तो आप इसको धीरे धीरे समझने लगेंगे। धीरे धीरे समझने लगेंगे तो आप फिर यहाँ से भी ही आप जो है सो करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको अलग से कोई यूट्यूब भी देखने की ज़रूरत नहीं है, न तो कोई अलग से कोई मैगजीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, देखिए, अब जो खेल वाला जो पृष्ठ है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो इकोनॉमिक पृष्ठ है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2-4 जो पृष्ठ हैं उसको रोज़ पढ़िए। अब खेल के पृष्ठ में देखिए, हमारा ध्यान सबसे पहले क्रिकेट पर जाता है। क्रिकेट पर जाता है, और अन्य चीज़ों पर, अन्य खेलों पर ध्यान नहीं जाता है कि ओलंपिक खेल कहाँ हुआ, कहाँ आयोजन हुआ, कौन किस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इन सब चीज़ पर ध्यान नहीं जाता है। तो इसको आप अगर न्यूज़पेपर डेली में पढ़ेंगे और इस खेल पर आप ध्यान रखेंगे, तो आप खिलाड़ियों को तो जानेंगे, साथ साथ आप खेल के जो नियम कानून है उसका भी आपको बोध होता चला जाएगा। तो साथ साथ में आपको इसके लिए अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी कि बास्केटबॉल की कोर्ट की परिमाप की लंबाई क्या है, ये आप न्यूज़पेपर के माध्यम से ही धीरे धीरे करके इस सारा कॉन्सेप्ट को, सारा फैक्ट को आप यहीं से आप कलेक्ट करते चले जाएंगे, यहीं से आपको सब चीज़ मजबूत होते होते चला जाएगा। तो शुरुआत में सिर्फ जो है इंग्लिश को पढ़ने की आदत डालिए, 2 से 3 मिनट पढ़ने की ही आदत डालिए, आधा घंटा ही पढ़िए, ठीक है। वोकैब जैसे जैसे मजबूत हो जाएगा, आपका कलेक्शन बढ़ते जाएगा, एटम्स एंड फ्रेज जैसे जैसे आपको मजबूत होता जाएगा। वोकैब के साथ साथ आप 5 से 10 वोकैब के साथ साथ 5 से 10 आप जो है एटम्स एंड फ्रेज भी याद कीजिए। एटम्स एंड फ्रेज का, अब एटम्स एंड फ्रेज कहाँ से याद करेंगे, तो एटम्स एंड फ्रेज जो है, जो एसएससी जो प्रीवियस है, जो पूछे हुए हैं एसएससी, वो सारे याद कर डालिए। और जैसे उसमें आर्य सवाल का बुक जो है, उसमें एडम्स एंड फ्रेज जो एसएससी जो पूछे एडम्स एंड फ्रेज है, वहाँ आपको मिल जाएगा। और साथ में अगर अलग से आप इसका एक बुक्स, अलग से आप एडम्स एंड फ्रेज की पुस्तक लेना चाहते थे, अशोक कुमार सिंह का एडम्स एंड फ्रेज का एक 100 पेज का होगा, अशोक कुमार सिंह का, कम से कम उसमें 1000 एडम्स एंड फ्रेज होंगे। हालांकि इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो प्रीवियस एसएससी का जो आए हुए हैं, उस या यानी एग्ज़ाम के जो आए हुए हैं, उन्हीं का कलेक्शन करके एक नोटबुक बनाइए, और वही याद रखें। कम से कम 500-600 आपको एटम्स एंड फ्रेज का कलेक्शन होना चाहिए। आपको यदि और क्षमता है याद करने की, तो और याद करते जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ कीजिए। फिर इसके बाद आप जो है सो ग्रामर समझना शुरू कीजिए। ग्रामर क्या है, थोड़ा धुंधला, ग्रामर की चीज़ें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं होती है। तो तो इतना करने के बाद ग्रामर पे जो, और इंग्लिश पेपर रोज़ पढ़िए। इंग्लिश पेपर पढ़िएगा तो आपको वोकैब जो आप याद किए हुए हैं, वो सब इंग्लिश पेपर में मिलते रहेंगे, और जो है वहाँ से आपका रिवीजन होते रहेगा। साथ साथ में आपका कंप्रीहेंशन भी बढ़िया होता चला जाएगा, और ग्रामर भी आप वहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक इंग्लिश पेपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, बहुत सारी तैयारियों को एक प्लेटफॉर्म पर, हमको एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इंग्लिश पेपर ज़रूर पढ़िए। शुरुआत में 2 ही पेपर लीजिए सप्ताह में, और इस तरह से कीजिए। और इस तरह से करने के बाद निश्चित ही आपको एक बेस तैयार हो जाएगा। और ये सारे बेस तैयार करने में आपको कम से कम 12 महीने का समय लगेगा। एक बेस तैयार करने में, कि आप का बेस तैयार हो गया, अब हमको यहाँ से आगे करना है, जितना आगे करना है वो उतना ही अच्छा होगा। आप जब तक इतना नहीं करेंगे तब तक आप आगे भी नहीं, तो ये बेस तैयार करने में आपको कम से कम 12 महीने लगेगा, समझे। तो आप शुरुआती अवस्था में ऐसे करते चले जाइए, जो रणनीतियाँ बताएं, जो टिप्स बताएं,
उसका अनुसरण करते जाइए, आपको निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और जब आपका बेस तैयार हो जाएगा तो एक साथ आप कई परीक्षाओं को क्रैक करने में आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपको एसएससी भी निकल जाएगा, फिर आपको रेलवे डीपीसी भी निकल जाएगा, ईएसआईसी भी निकल जाएगा, कई परीक्षाओं को आप निकालने में सक्षम हो जाएंगे। और प्रयास कीजिए थोड़ा ग्रुप स्टडी बनाने का। ग्रुप स्टडी में क्या फ़ायदा है कि ग्रुप स्टडी से आपको, मैंने पहले लिखा है, ग्रुप स्टडी से कॉम्पिटिटिव माहौल होता है और आप में सीखने की, आप अपनों के बीच में अच्छा करने की आप में ललक होती है। आपका कभी आलसी नहीं आने देगा, कभी आपको बोरिंग नहीं होने देगा, आप में हमेशा रोचकता बना के रखेगा। इसीलिए आप प्रयास कीजिए ग्रुप स्टडी करने का। और यदि जब एक बेस तैयार आप कर लेते हैं पूरे सब्जेक्ट का, 1 महीना पढ़ाई करने पर जब आपका बेस तैयार हो जाता है, तो आप कहीं अगर टेस्ट सीरीज होता है कोई कोचिंग में, तो वहाँ ज्वाइन करके कर लीजिए और अपना 1000-2000 के बीच में अपनी मेरिट को देखिए, अपने क्षमता को देखिए, हमारा स्थान कहाँ है, और परखिए अपने आप को कि हमारी क्या गलती है और क्या करना चाहिए। तो ये सीखने की चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक बेस तैयार करने के बाद तो आपको तो एक बेस तैयार करना ही होता है, कोई भी चीज़ के लिए एक बेस तैयार करना ही होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी हो गया। जो जिस तरह का हमने टिप्स या सुझाव दिए, आप यदि इसको आप अपनाएंगे तो आपको ज़रूर ही आपको सफलता दिलाने में ज़रूर ही हमारे सुझाव या अनुभव आपको सहयोग करेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।